अरुण जेटली, गडकरी और राजनाथ सिंह हैं। सरकार बनी नहीं लेकिन बैठकों का दौर। इस बीच राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में कहा है कि रिजल्ट जब तक आएगा तब तक मुझे कुछ नहीं कहना। सभी नेताओं के रोल की जहां तक बात है, मैं पार्टी की बैठक बुलाऊंगा, सारे वरिष्ठ नेता वहां मौजूद होंगे और उसके बाद सबके विचार के बाद भूमिका तय होगी। सवाल यहीं से खड़े होते हैं कि क्या वाकई राजनाथ सिंह सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में सबकी भूमिका तय होगी, या मोदी जो वहां बैठक बुला रहे हैं कुछ वहां से भी तय होगी। और कल दिल्ली में जो आरएसएस की बैठक हो रही है जिसमें भैया जी जोशी और मोहन भागवत होंगे, क्या वहां भी कुछ तय होगा? शीला भट्ट, राजनाथ सिंह अगर कहते हैं कि मैं सारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाऊंगा, वहां तय करूंगा, टीम मोदी वहां तय होगी या अहमदाबाद और केशव कुंज और झंडे बालान और नागपुर? देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने एक स्टोरी लिखी है परसों, आपने शायद पता होगा कि अगर ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर सक्सेस किसने ये काम किया, किसने ये मेहनत किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एनडीए की सरकार बनती है तो किसकी जिम्मेदार, किसको सफलता का शहरा मिलेगा। तो मैंने लिखा है कि 10 में से 6 मार्क्स आरएसएस के हार्डवर्क को देना पड़ेगा। आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई जिसमें वोटिंग के परसेंटेज बढ़े, और वो वोटिंग के परसेंटेज उनकी पार्टी नेचुरली बीजेपी के लिए बढ़े, उसके लिए उन्होंने कोशिश की। तो मुझे लगता है कि एक पूरे समूचे तरीके से आरएसएस बीजेपी ने कदम से कदम मिला के काम किया है। तो ये जो सब न्यूज छोटे छोटे आ रहे हैं वो आएंगे और थोड़े दिन रहेंगे। सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं थोड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सब पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, ये जरूरी है, थैंक यू कहना है, थैंक यू लेना है और ये सब है, पर एंड में अगर आप पॉलिटिकल सवाल पूछते हैं तो मैं ये कहूंगी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सालों तक ऐसा माना जाता था कि अमिताभ बच्चन पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, 10 नंबर पे, और 11 से दूसरा सुपरस्टार शुरू होता है। कुछ उस तरह से बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स ऐसे बैठ जाएगी कि 1 से 10 मोदी, 11 से दूसरा नेता। अजीत, अगर ये राजनाथ सिंह जी ये बयान दे रहे हैं तो बेचारे के पास ऑप्शन क्या है इन बयान को देने के अलावा? क्या वो कह सकते हैं कि नहीं वरिष्ठ लोगों की भूमिका होगी, क्योंकि वो कहने की पोजीशन में नहीं है? क्या वो कह सकते हैं कि उनकी भूमिका नहीं होगी, वो कहने की पोजीशन में नहीं होगी? इसलिए क्योंकि उनके ऊपर तो ये डिपेंड नहीं करता है। वो लोग तो वाहक हैं, इधर से उधर इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर मे बी पोस्चरिंग करके कुछ बोल सकते हैं, बट डिसीजन मेकिंग मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ में है कि सीनियर लीडर्स की भूमिका क्या होगी। वो अगर किसी के हाथ में तो एक नरेंद्र मोदी के हाथ में, और थोड़ी बहुत किसी के हाथ में तो वो संघ के हाथ में, बस। चलिए प्रदीप सिंह, उसके बाद बाकी लोगों के पास होगा। शीला जी, कैमरा आपका ये है, इधर देखती रहे। हाँ प्रदीप सिंह, देखिए ऐसा है कि राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़े नेताओं की क्या भूमिका होगी ये पहले तय हो जाएगा। राजनाथ सिंह बैठक बुलाकर उसकी घोषणा करेंगे। उनको भी मालूम है कि ये ऐसा मसला है, खास तौर से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का, जो पार्टी के नेता नहीं तय। नहीं, उसमें सिर्फ उन्हीं 2 लोगों की बात नहीं है, उसमें एक सभी नेताओं की रोल की जहां तक बात है। पार्टी की बैठक बुलाऊंगा, तो ये जो फर्स्ट पर्सन में बुलाऊंगा करे, मैं जानना चाह रहा हूं कि इसमें राजनाथ सिंह बुलाकर क्या तय करेंगे और मोदी वहां क्या तय करेंगे और भैया जी जोशी और भागवत क्या तय करेंगे? देखिए अनुराधा जी जो बात कह रही हैं कि सही में उनके सामने और क्या उपाय नहीं। हाँ, वो तो कहेंगे पार्टी अध्यक्ष के नाते वो ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं मालूम, जो लोग तय कर देंगे मैं बता दूंगा आपको। तो उनको तो यही बोलना है। लेकिन एक बात तय है, बाकी लोगों की बात पार्टी में जरूर तय होगी, लेकिन इन 2 नेताओं के बारे में फैसला लेने की बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। इस पर चर्चा अनौपचारिक रूप से जरूर हो रही है, और इसमें तय किया गया है कि संघ फैसला ले। संघ में भी कौन ले? बीजेपी के नेताओं का मानना है कि सुरेश सोनी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बारे में फैसला कर सकते हैं। शीला, आपके पास आऊंगा एक बार, जरा आप कुछ कहना पूछ लीजिए। नहीं, ये कहना था ये पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिक्स में एक बेसिक बात क्यों नहीं समझ के आगे बातें करते हैं कि राजनाथ सिंह को तो लखनऊ की सीट पे इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, संघर्ष करना पड़ रहा था, और ये इलेक्शन कैसा था? तो 200 सीट पे मोदी लड़ रहे हैं, ऐसे इंग्लिश में हर एक अखबार ने लिखा है, हर एक एक्सपर्ट। तो सही बात, तो ऑब्वियसली पावर किसके पास ज्यादा रहेगी? वही मैं जानना
जानना चाह रहा हूं विनोद शर्मा, जैसा कि लिखा संजय बारू ने किताब में लिखा कि जो मनमोहन सिंह अपने कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर मीडिया एडवाइजर से लेकर और पीएमओ में अफसरों की नियुक्ति भी किसी खास पार्टी अध्यक्ष या कह सकते हैं सोनिया गांधी के कहने पर करते थे और उनको आजादी नहीं थी, ये उनके ऑफिशियल बुक में। हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उसके आधार पर ये टीम मोदी होगी, ये सरकार मोदी होगी, मोदी कैबिनेट होगी, मोदी कितना फैसला करेंगे और राजनाथ सिंह और पार्टी नेता क्या फैसला करेंगे? देखिए ऐसा है कि ये इनके विवेक से, इनके उस परिप्रेक्ष्य में जवाब नहीं देना चाहता संजय जी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी किताब में उनके पास कोई ऐसी पोजीशन थी जहां पर उनको इन्फॉर्मेशन की इतनी एक्सेस थी। उन्होंने अच्छी किताब लिखी है, खूब बिक रही है, मजे करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी वैसे हैं जैसा हमें बताया जाता है कि वो हैं या थोड़ा बहुत हम जानते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्राइम मिनिस्ट्रियल प्रेरोगेटिव। अगर उन्होंने पुख्ता सरकार देनी है तो प्रधानमंत्री का जो प्रेरोगेटिव है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने का, उसको सबसे पहले उनको स्थापित करना पड़ेगा। अगर वो मिलीजुली सरकार नहीं है तो सिर्फ एनडीए की सरकार है। अगर और दलों को जोड़कर सरकार बनेगी तो उसका डाइल्यूशन स्वाभाविक है, वो तो होगा ही फिर। लेकिन जहां तक उनकी पार्टी के भीतर का सवाल है, उनकी कोशिश ये रहेगी कि अपना प्रेरोगेटिव बनाकर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए। वो संघ परिवार को ये लीवे दे सकते हैं, ये रूम फॉर मैनूवर दे सकते हैं कि वो कल्चर मिनिस्ट्री के बारे में बता दें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बता दें, ऐसे कुछ इदारे हैं जहां पर वो इंटरेस्टेड है उसके बारे में बता दें। लेकिन फाइनेंस के बारे में, एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, होम के बारे में, कॉमर्स के बारे में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ऐसी जो अहम पोर्टफोलियोज हैं उस पे वो स्वयं फैसला लेंगे। और अगर नहीं लेते हैं तो वो फिर स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। और ऐसे भी उनके बारे में माना जाता है कि वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, कुछ ज्यादा। दूसरी मैं कहूंगा कि वो काफी आगे की सोच के काम करने वाले हैं, ये हम देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि काफी चीजों के बारे में तो उन्होंने अपने मन पहले ही बना लिया होगा। दूसरी चीज मैं इस बैठक के बारे में एक अजीत कहना चाहता हूं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी बीजेपी को दूसरी पार्टियों से संपर्क करने की जरूरत है। अभी बीजेपी को नए पुल बनाने हैं, क्योंकि अभी स्थिति साफ नहीं है। और उसमें हम जानते हैं कि इस पार्टी में जो 3 लोग इस समय गांधीनगर में बैठे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से ही बातचीत कर सकते हैं। सुषमा स्वराज दूसरी पार्टियों से बातचीत नहीं कर सकती हैं। तो अभी कैबिनेट निर्माण से पहले की भूमिका यह है कि भैया एनडीए में और कौन कौन लोगों को हम जोड़ सकते हैं, कितनी सीटें आएंगी, अपने आपसे आकलन का भी एक आदान प्रदान होगा और शायद आगे की एनडीए की तैयारी होगी। तो वो भी एक व्यावहारिक जरूरत है। नहीं, राहुल जी की बात सही है। ये जो तीनों हैं, इन तीनों का आप चेहरा इमेज को देखेंगे तो हर किसी से ये मिलजुल करके और उस तरीके से इनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, इनके बात करने का तरीका अलग है। क्रॉस पार्टी लाइन जैसे नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बात करते रहे दूसरी पार्टियों से, राजनाथ करते रहे हैं, देखिए नितिन गडकरी करते रहे। आज ही नवीन पटनायक के कैंप से खबर आई है कि अगर बीजेपी बात करना चाहती है तो अरुण जेटली जैसे व्यक्ति से बात करो। पिछली बार चंदन मित्रा बीच में गए थे और उससे खराब हुआ था, ऐसा माना गया। एक बात समझो, जो अभी तक कार्यकलाप हुआ है टेलीविजन पर, उससे जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जिसको बोलते हैं द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, वो साफ हो चुका है। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह आरएसएस के चीफ को मिलने गए। उसके बाद सब लोग अब नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है आरएसएस चीफ, उसके बाद प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नॉमिनी और उसके बाद राजनाथ सिंह। चलिए जरा आपको अच्छा लगे या बुरा, ये स्थापित उर्मिलेश को शामिल करते, चूंकि कल आरएसएस चीफ दिल्ली भी आ रहे हैं, भैया जी जोशी भी आ रहे हैं, मोहन भागवत भी आ रहे हैं। उर्मिलेश, देखिए होता क्या है कि जब ये तय हो जाता है कि कौन जो केंद्र में है, सबसे बड़ा जो न्यूक्लियस है उसका सबसे नजदीकी कौन है, उसके हिसाब से चीजें तय होती हैं। तो सुषमा स्वराज को जो लोग आप कह रहे हैं कि वो उनके अंदर वो स्थिति नहीं है कि वो लोगों से बातचीत कर सकें, वो किरदार नहीं निभा पाएंगी, ये इसलिए है कि आज की तारीख में सुषमा स्वराज साइडलाइन है। सुषमा स्वराज को जो लोग महत्व दिलाते थे पार्टी में वो साइडलाइन है। तो इसीलिए नवीन, एक सेकंड सर, एक सेकंड, चाहे नवीन पटनायक हो या दूसरे नेता हो, वो इसलिए अरुण जेटली को चाहेंगे कि वो आकर निगोशिएट करें, क्योंकि वो जानते हैं कि अरुण जेटली जो निगोशिएट करेंगे ऑफिशियल होगा, नरेंद्र मोदी के बेहद करीब हैं और आला कमान यानी रिमोट कंट्रोल जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका भी पूरी तरह समर्थन नरेंद्र मोदी को प्राप्त है। और एक और बात मैं कहूंगा कि देखिए इस चुनाव में
इस बीजेपी में भी सब कुछ जो हो मैकेनिकल ढंग से नहीं होता, यांत्रिक ढंग से नहीं होता कि एक रिमोट कंट्रोल है, वो बटन दबाएगा सब कुछ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जो असहमति के लिए जगह नहीं देता, जो एक खास ढंग से काम करने का अभ्यस्त है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अभ्यस्त है, वो जिस तरह से ये चुनाव लड़ा है उसमें आरएसएस के साथ कारपोरेट की भी बड़ी भूमिका है। और नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि जो उनको पसंद है, जो उन्हें नापसंद है, उसके बीच दखलंदाजी हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुषमा स्वराज या कोई भी जो उनसे टकराएगा वो साइडलाइन हो जाएगा। चलिए उर्मिलेश ब्रेक पर जाना होगा। उर्मिलेश ने कहा हो पसंद बस एग्जैक्टली आपने मेरे मन की, ये इसी के साथ मैं ब्रेक पर जा रहा था, ये एग्जैक्टली मैं इसी के साथ ब्रेक पर जा रहा था कि स्थिति है जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मोदी की सरकार बनती है और अगर नरेंद्र मोदी को अपने दम पर बहुमत आता है, अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को सफिशिएंट नंबर्स आते हैं कि एनडीए सरकार बना लेती है, तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की हैसियत, आरएसएस की दखलंदाजी और उसके बाद बाकी नेताओं की क्या हैसियत होगी, इसी पर चर्चा कर रहे थे। उसी में एक बात निकली कि बीजेपी के नेताओं की स्थिति यह हो सकती है जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। शीला भट्ट जी, ये तो ठीक है, ये लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं और जिस ढंग से मोदी 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 पूरा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया, लेकिन कल दिल्ली में आरएसएस की बैठक भी है, मोहन भागवत भी, भैया जी जोशी भी आ रहे हैं, हो सकता है बीजेपी के नेताओं की भी बैठक हो। वहां से कितना चीज तय होगा और उसको मोदी मानेंगे या मोदी अपने मन की करवाने में कामयाब होंगे, क्योंकि उसी ढंग से मोदी चुनाव लड़े हैं और उसी की का नतीजा ये कामयाबी है। देखिए अजीत जी, 14 साल से नरेंद्र मोदी नई चीज नहीं है, इस देश के स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, 14 साल रहे हैं। अभी विनोद शर्मा हमारे फ्रेंड के बता रहे थे कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा, कि आरएसएस पहले होगा, फिर मोदी होगा, फिर राजनाथ सिंह होगा। मैं मानती हूँ इतनी सीधी राजनीति नहीं चल रही है और मुझे लग रहा है कि 14 साल में गुजरात में क्या हुआ वो तो सबके सामने है, जहाँ पे आरएसएस की इतनी नहीं चली थी। और मैंने ये देखा है कि 2-4 किस्से जो मुझे पता है, आरएसएस, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोदी का स्वभाव और उसकी राजनीति और उसके राजनीतिक गोल्स, एम्स ऐसे हैं कि उसमें जो फिट बैठता है वही वो करते हैं। तो आरएसएस क्या नहीं करना उस पर ज्यादा बोल सकती है, पर मोदी के स्टाइल जो है, उसकी जो फंक्शनिंग स्टाइल है, उसकी गवर्निंग, उसकी थिंकिंग स्टाइल, उसमें क्या करना है उस पर ज्यादा असर नहीं डालेगी, नहीं डाल सकते, डालना चाहे तो भी। तो आपके हिसाब से मोदी, क्योंकि 14 साल से हमने देखा है कि गुजरात में क्या हुआ, बीएचपी की आधी शाखाएं बंद हो गई है, प्रवीण तोगड़िया वगैरह सब एकदम साइलेंट मोड में चले गए, खत्म हो गई है, कितने मंदिर तोड़ के रास्ते बनाए हैं, कितनी, तो वो अपनी, ऐसा मैं नहीं कहना चाहती कि मोदी हिंदुत्व वाले नहीं है, उनकी थिंकिंग, उनकी आरएसएस थिंकिंग, ये सब नहीं कह रही हूँ मैं। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल क्या दखल अंदाजी हो सकती है उसकी चर्चा कर रही हूँ। उसमें मैं कह रही हूँ 14 साल में जो हुआ है वो विनोद शर्मा की थिंकिंग जो कहना था उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। नहीं, देखिए मैं थोड़ा असहमत हूं। उसकी वजह यह है कि मोदी की जो राजनीतिक पैदाइश है देश के एक बड़े नेता के तौर पे, वो आरएसएस की स्कीम के तहत है। मोदी ही क्यों प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी चुने गए, ये भी आरएसएस की स्कीम के तहत है। ये 1991 आप याद कीजिए, देश की खासकर संघ की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट था, जब सोशल इंजीनियरिंग की एक थीसिस दी गई गोविंदाचार्य द्वारा। वो आज साइड लाइन है, वो आज बाहर है, लेकिन आरएसएस ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि इस देश में अगर अपना बड़ा नेता पैदा करना है और ऐसा नेता जो देश को रूल कर सके, तो वो अपर कास्ट का हो या ना हो, लेकिन उसे सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक न्याय वाली जो पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं। लेकिन मोदी जिस ढंग से इस चुनाव में आए हैं, आप प्लीज कंक्लूड करने दें, मैं तुरंत कंक्लूड कर रहा हूं। जो उनको लगा कि कांग्रेस खत्म हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है, सोशल जस्टिस के नाम पर बनी जो पार्टियां, उनके दुर्ग ढह रहे हैं, और ऐसे में ऐसे नेता को लाओ जो इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए आज की तारीख में नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जो आरएसएस की स्कीम के तहत पैदा हुए हैं, उनके, लेकिन उनका जो पूरी शख्सियत है वो कारपोरेट और आरएसएस के मिश्रित केमिस्ट्री से बना है। एक मिनट ब्रेक पर जाना होगा अनुराधा, जिसमें सवाल ये भी उठता है कि 10, 11, 12 करोड़ नए वोटर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है बीजेपी की आइडियोलॉजी,
हिंदुत्व की आइडियोलॉजी 370 से लेकर मंदिर तक सहमत नहीं हो, ऐसे बहुत सारे वोटर नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात का वो विकास मॉडल दिखता है, वो सब उस फिलॉसफी के तहत है क्या? उस फिलॉसफी के तहत नहीं अजीत जी, बात यह है कि अगर मोदी को संघ नहीं करता तो संघ खुद भी उनकी खुद की आइडेंटिटी पर ही सबसे बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ है। तो मोदी उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम फैक्टर है। संघ को भी रिवाइव करने आपने खुद पढ़ा होगा कि 3,000 शाखाएं बढ़ गई हैं तो कैंपेन के बाद। क्योंकि संघ का जो पूरा स्वरूप था, संघ को जो चाहिए, जो कि उसको चाहिए, एक चेहरा चाहिए था, वो चेहरा खत्म हो गया था अडवाणी जी 2005 के बाद। उनके पास कोई चेहरा नहीं था, तो इसलिए उनको मोदी जैसे चेहरे को सामने करना ही पड़ता है। ये उनकी उसको आप उनकी प्रॉब्लम समझ लीजिए या उनके लिए ये बून इन डिस्गाइज समझ लीजिए। हमें ब्रेक पर जाना होगा। राहुल देव 1 मिनट इसी पर। नहीं, अब 1 मिनट, खैर उसके ब्रेक के बाद फिर इसी पर मोटी बात यह है कि मैं जरा इससे असहमत हूं कि ये जो कुछ हो रहा है सब किसी बड़ी ग्रैंड डिजाइन के तहत और षड्यंत्र योजना के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इतिहास इतने सोचे समझे और तय तरीकों से नहीं होता है, चीजें बनती हैं और होती हैं। और मोदी भी अनफोल्ड हुए हैं, मोदी का भी एक विकास हुआ है, मोदी भी चले हैं एक। तो ये जो आज उनकी हमें स्थिति दिख रही है, उनकी जो कामयाबी दिख रही है, उसमें संघ भी है, उसमें बीजेपी भी है, उसमें मोदी का 3 बार का कार्यकाल भी है, उसमें ये युवा मतदाता भी हैं 12 करोड़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ा कारण है उसमें, मैं ये कहूंगा। और उसमें और बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज इस जगह पहुंचने में सबसे ज्यादा उनकी मदद की है कांग्रेस के नेतृत्वहीनता ने, नाकामियों ने, और राहुल गांधी के शून्य से बात भी करें। हाँ, मैं राहुल से बिल्कुल सहमत हूँ, जो बोले वो सही। तो ये मैं मानती हूँ ऐसा ही है। जीत सिंह, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कि नाकामियों की पैदाइश भी है मोदी की कामयाबी। एक सवाल यहां से शुरू होता है, लेकिन इस पर चर्चा हम कई बार कर चुके। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और किस ढंग से, क्या बीजेपी को सीटों की दरकार, कुछ नंबर्स कम होते हैं तो नए सहयोगी जुड़ेंगे क्या?